सूरज एक बहुत ही खुले दिमाग वाला लड़का था। लड़कियों के साथ घूमना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, यह सूरज को बहुत पसंद था। लेकिन सूरज की माँ सुमन पुराने ख्यालातों की थी, इसीलिए वह बहू भी वैसी ही लाना चाहती थी। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपने बेटे सूरज की शादी आरती नाम की लड़की से करवा देती है। अपनी माँ के डर से सूरज आरती के साथ रहता तो जरूर था, लेकिन वह उसके साथ खुश नहीं था। ऐसे ही एक दिन आरती सूरज से बोलती है। सुनिए जी, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। क्या आप मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर जाएंगे? मुझे तुम्हें बाहर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टाइम में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हम किसी और दिन चलें क्या? ये क्या बात हुई? मैं जब भी आपको कहीं बाहर जाने के लिए बोलती हूँ आप मुझे हमेशा ही मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अरे मैंने ऐसा कब बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? और तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? अगर मैं आपको पसंद नहीं होती तो आप मुझसे शादी ही नहीं करते। आपने किसी के दबाव में आकर मुझसे शादी करी है क्या? क्योंकि मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप मुझे पसंद करते हैं। यह क्या बकवास है? सुबह सुबह तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाके अपना काम करो, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम होगा तो घूमने ले चलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब से मेरी शादी आपसे हुई है मैं यही सुनती आ रही हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है। अरे आपके पास टाइम होता ही कब है? सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि आप मुझे कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ ना, तो तुम्हें कहीं अपने साथ लेके जाना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है? अब जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। माँ जी को जाकर मैं सब कुछ बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा। आरती इतना कहकर अपनी सास सुमन के पास जाती है और अपने पति की कही हुई सारी बातें उन्हें बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुमन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से से सूरज को आवाज देकर बुलाती है। हाँ कहिए ना, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? बेटा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तुझे अगर बहू ने बोला है कि उसे कहीं बाहर घुमा ला तो तू उसे ले जाना। तू क्यों इस तरह चिल्ला रहा है? माँ, मैं उस पर चिल्ला नहीं रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा था कि अभी समय नहीं है मेरे पास, जब समय होगा तब घुमाने ले चलूंगा। लेकिन ये मैडम तो बोल रही हैं कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, जाने क्या क्या। चुप कर तू। मुझे पता है मेरी बहू गलत नहीं है, ना ही वो कभी गलत बोलेगी। जरूर तूने ही कोई गलती करी होगी। माँ, कभी तो अपनी बहू की भी गलती निकाल दिया करो। जब देखो मेरी ही गलती निकाल देती हो। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। सूरज इतना कहकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपना बैग उठाकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आरती वहां आती है और बोलती है। रुकिए जी, नाश्ता कर लीजिए, मैं लंच लेके आती हूँ आपके लिए, उसे भी ले जाइएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ करने की मेरे लिए। नाश्ता लंच सब तुमने दे दिया है। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तो देख लेना, एक दिन मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या बोला आपने? आप मुझे छोड़ के भाग जाएंगे? हाँ जी, जो तुमने सुना बिल्कुल सही सुना। मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बीवियों वाली कोई लक्षण नहीं है। तुम्हें तो बस हमेशा लड़ाई झगड़ा, सामने वाले की बेइज्जती करना, यही सब कुछ आता है। रुकिए, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। आरती जोर जोर से अपनी सास को आवाज देने लगती है। उसकी यह हरकत देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के आने से पहले ही वहां से भाग जाता है और उसके जाते ही सुमन वहां आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, सूरज जी बोल रहे हैं कि तुम हम दोनों के बीच की सारी बातें माँ जी को बता देती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगा। क्या उसने तुझे घर छोड़कर जाने की धमकी दी है? हाँ माँ जी, उन्होंने मुझे धमकी दी है छोड़ के जाने की। आने दे उसे, तब मैं बताती हूँ उसके मुंह से ऐसी जुबान निकली कैसे। तू शांत हो जा बहू। सुमन वहां से चली जाती है और आरती अपने कामों में लग जाती है। शाम को सभी निकल रहे होते हैं, लेकिन सूरज आराम से अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अमित वहां आता है और बोलता है। भाई तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? कंपनी तुझे क्या एक्स्ट्रा पे कर रही है?
जो काम होने के बाद भी तू ऑफिस में बैठा हुआ है। तो क्या करूं भाई, मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं करता है। आखिर घर में जाऊं भी तो जाऊं किसके लिए? मेरी वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है, मुझसे कोई वहाँ पर प्यार ही नहीं करता। भाई ये बातें हम बोलेंगे तो चलता है, लेकिन तू क्यों कह रहा है? तेरी तो नई नई शादी हुई है। अरे तेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी तेरा। अरे काहे की पत्नी यार, वो मेरी पत्नी कम और मेरी माँ बहुत ज़्यादा लगती है। सारी बातें जो ले जाकर वो माँ को बता देती है और हमेशा मुझे माँ से डांट सुनवाती है। कभी प्यार से बोलने का मतलब ही नहीं पता उसे। तो बहुत मन हो गया है मेरा तो भाई, अब मन करता है कि उसे छोड़ करके कहीं भाग जाऊं। भाई ये क्या बात हुई? अरे तू उसको समझाता क्यों नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या समझाऊं यार मैं उसे, जैसे ही कुछ बोलूँगा तो वो तुरंत माँ के पास चली जाएगी। वैसे ही सुबह बोलकर आया हूँ कि ऐसे ही परेशानी करती रही अगर तुम मुझे, तो मैं एक दिन घर छोड़कर भाग जाऊँगा। तब देखना, फिर वापस भी नहीं आऊँगा कभी। भाई फिर तो तेरी अच्छी खासी लग गई है, तेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि तू बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। भाई तुझे आज पता लगा? मुझे बहुत पहले पता लग गया था। सूरज की दुख भरी कहानी सुनकर अमित चुपचाप वहां से चला जाता है और सूरज ऑफिस खत्म होने के बाद भी कई घंटे ऑफिस में ही गुजार देता है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन देर रात सूरज नशे की हालत में घर आता है और डोरबेल बजाता है। आरती दरवाजा खोलती है और सूरज को नशे में देखकर बोलती है, हाय राम सूरज जी, आपने नशा किया है। मैं अभी जाके माँ जी को बताती हूँ। उनका लड़का अब नशेबाज भी हो गया है, जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। तुम पागल हो गई हो क्या? माँ को कुछ मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में? मैंने जानकर नहीं पी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दोस्तों ने पिला दी है। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो माँ जी को जरूर बताऊंगी। मैंने आज तक उनसे कोई बात नहीं छुपाई है, तो भला ये कैसे छुपा सकती हूँ? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें अकेले ही छोड़ दूंगा और फिर तुम सारी जिंदगी यहाँ पर अकेला रहना। मुझे आपकी धमकी से डर नहीं लगता है। मैं जा रही हूँ माँ जी को बताने। मर्जी तुम्हारी। अगर इस बार मुझे माँ से सुनने को मिला तो उसकी सजा तुम भुगतोगी। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। सूरज आरती को साइड करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह वह उठता है तो उसकी माँ सुमन डंडा लेकर उसके कमरे में खड़ी होती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन अपने बेटे को धर दबोचती है और उसे बहुत मारती है। तू दारू पिएगा, पियक्कड़ बनेगा। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू कभी दोबारा दारू को हाथ नहीं लगाएगा। माँ मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं पी, मुझे धोखे से पिलाई गई है, वो भी मेरे दोस्तों ने पिलाई मुझे। मैं तेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। मेरी बहू ने बोला है कि तू चल भी नहीं पा रहा था। वो कभी झूठ नहीं बोलती है। आज तुमने जो भी कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। मैंने कहा था तुमसे कि जो भी कुछ हुआ वो गलती से हुआ और फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुमने जो अब गलती करी है उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। तू चुप कर। गलत करके मेरी बहू को धमकी दे रहा है। तुझे तो और मारूंगी मैं। बस करो माँ, जो हुआ गलती से हुआ। हमेशा आपको आपकी बहू जो बोलती है आपको वही सही लगता है, मुझे भी तो सुन लो। सूरज गुस्से में ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है, लेकिन अब वह अपनी माँ और पत्नी की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझने वाला घर पर कोई भी नहीं था, जिसके चलते शाम को वापस जाने की जगह सूरज अपनी पत्नी और घर को छोड़कर बिना किसी को बताए भाग जाता है और दोनों सास बहू हाथ मलती रह जाती हैं। माला सुबह सुबह अपनी सौतेली बेटी को ताने दे रही होती है। महारानी एक तो सुबह लेट उठती है, ऊपर से अब तक इसका काम नहीं हुआ है। सुबह के 10 बजने को है, लेकिन अभी तक ये घर के कामों में ही लगी हुई है। अरे कर तो रही है बेचारी काम, और कितना काम करेगी घर का। जरा एक बात बताना, तुम या तुम्हारी बेटी कितना काम करती है घर का? मेरी बेटी के बारे में एक शब्द कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। सोचा था एक पत्नी के जाने के बाद दूसरी आएगी तो इस घर को संभालेगी, मेरी बेटी कविता को माँ का प्यार देगी, देखभाल करेगी, लेकिन तुम तो डायन निकली। अरे तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। अरे मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी।
हाँ तो क्यों की शादी? क्या मैंने डोरे डाले थे तुम पर जो तुम मेरी तरफ खींचे चले आए? अरे नहीं करते शादी। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी वजह से लड़ना बंद कीजिए। मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ। खाना बना चुकी हूँ, बस झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने रह रहे हैं। देखो देखो, मेरी बेटी कितनी समझदार है। और एक तुम्हारी बेटी है, 10 बजे से पहले उठती नहीं है और कुछ कहो तो उल्टा सुना देती है और सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। अरे लड़कियों वाले कोई गुण है इसके अंदर? अरे मेरी बेटी की तुलना तुम अपनी बेटी से तो बिल्कुल ही मत करो। मेरी बेटी कविता से लाख गुना अच्छी है। कहाँ ये बिन माँ की बेटी, और मेरी बेटी को तो मैं पूरे संस्कार देती हूँ। कविता की माँ का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। कविता की माँ सरस्वती के जाने के बाद कविता के पिता दया ने दूसरी शादी की थी और माला के घर आने के बाद घर में कभी खुशियाँ नहीं आई। हर दिन माला किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश ही किया करती थी। एक रोज कविता घर का काम कर रही होती है, तभी कविता के पिता दया कविता से आकर कहते हैं, अरे बेटा कविता, इधर आ, तेरे लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हाँ पिताजी, कहिए ना, क्या खबर लेकर आए हैं? बेटा तुझे पता है, कल तुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने सोचा जल्दी से आकर तुझे बता देता हूँ और तेरी शादी जल्दी से करके तुझे भेज देता हूँ, ताकि इस माला के अत्याचारों से तू थोड़ी बच जाए। अरे कम से कम ससुराल में जाके खुश तो रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी वजह से ही तो तुम्हारी बेटी की किस्मत में दुख लिखा है। मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मारा था ना, ऐसा भी कह दो। अरे तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ हाँ, बाप बेटी की बातें जो चल रही है, जैसे तो मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे कुछ जानने का अधिकार है भी या नहीं? दया ने अपनी बेटी कविता के लिए लड़का देखा था। लड़के वाले कल आने वाले थे और माला भी चाहती थी कि कविता इस घर से चली जाए। अब अगले ही दिन कविता के लिए रिश्ता वाले आते हैं। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी, कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम धंधा तो जानती है ना, और घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेगी ना। जी बहन जी, घर का काम वाम सब अच्छे से करती है। मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी निभाती है। आपको पता है, मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी बेटी ने उठाई है। माला तो बस नाम की पत्नी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब कुछ तुम बता दो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। देखिए भाई साहब, लड़की तो हमें पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, बस एक घर संभालने वाली बहू चाहिए। अरे बहन जी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी घर परिवार सब कुछ अच्छे से संभालना जानती है। इस मामले में तो आप बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ, अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकते कभी ये। ठीक है भाई साहब, जल्दी से हम शादी की तारीख तय करते हैं और शादी भी जल्दी होगी। लड़के वालों को कविता तो पसंद आ जाती है और कुछ दिन बाद ही कविता की शादी की तारीख भी रखी जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माला भी चाहती थी कि कविता यहाँ से चली जाए ताकि पूरे घर में वो अपना हुक्म चला सके। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, माला के मन में खोट पैदा होने लगा था। अरे तू पूरे दिन बाहर घूमती रहती है, तुझे कोई खबर भी है? कविता की शादी होने वाली है और लड़का बहुत सुंदर है और कमाता भी अच्छा है। मैं तो सोच रही थी तेरी शादी करवा दूं उससे। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कविता से 2 साल छोटी हूँ और रिश्ता उसका लगा है, ना कि मेरा। अरे लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं और ऐसा घर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। मैं तो कहती हूँ कि जैसे भी इस शादी के लिए तू अपने आप को मना ले। माँ, भी मेरी उम्र ही क्या है, मैं कविता के होने वाली पति से तो शादी नहीं कर सकती। आपके मन में ना जाने क्या क्या आता रहता है। माला को जब पता चलता है कि कविता के ससुराल वाले अमीर हैं, अच्छे खानदान से हैं, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसा रिश्ता हाथ से ना जाने दूं और अपनी बेटी दीपा की शादी कविता के लिए आए रिश्ते से करवा दूं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अब शादी वाले दिन माला के मन में खुराफाती चल रही होती है। आज जैसे भी कविता की जगह मंडप में मैं अपनी बेटी दीपा को बैठा दूंगी। उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो सब ठीक ही हो जाएगा। अरे भाई साहब, कहाँ है आपकी लड़की? जल्दी से लेके आइए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपनी बहू को, आखिर दुल्हन के जोड़े में कैसी लग रही है। जी बस अभी आती ही होगी, मैंने कविता को लाने के लिए भेजा है।
माला इधर कविता के कमरे में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर रो रही होती है कि वो ये शादी ना करके अपनी जगह दीपा की शादी करवा दे। और कविता भी अपनी सौतेली माँ को रोता हुआ देख अपनी शादी का जोड़ा अपनी बहन को पहना देती है। अब घूंघट किए माला के साथ मंडप तक कविता नहीं दीपा आती है और उसे माला दूल्हे के पास बिठा देती है। पंडित भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़के की माँ लड़की की हाइट देखकर शक करती है। मुझे लड़के में कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ऐसा क्या है? लग रहा है हाइट छोटी है। अरे बहन जी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब ठीक है, लेकिन लड़के का घूंघट उठा तो देते। इतने सारे मेहमान आए हैं, वो भी देख लेते। आखिर मेरी बहू दुल्हन बनकर कैसी लग रही है। अरे बहन जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अभी माला को कहता हूँ, बिटिया का घूंघट उठा देगी। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही अपनी बहू का घूंघट उठाती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी लग रही है। इतना कहने के बाद लड़के की माँ मंडप पर जाकर दुल्हन का जैसे ही घूंघट उठाने लगती है, माला लड़के की माँ का हाथ पकड़ लेती है। अरे इतने शुभ मुहूर्त में आप दुल्हन का घूंघट उठा रही हैं। मंगलसूत्र सिंदूर दान तो हो जाने दीजिए। अरे मैं बस अपनी बहू का चेहरा देखना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। बस एक बार चेहरा देख लूं, उसके बाद शादी होती रहेगी। नहीं, ऐसे कैसे आप इस शादी से पहले लड़की देख सकते हैं? वह हमारे रिवाज में नहीं है। लड़कियों का घूंघट शादी के बाद ही उठता है। माला के घूंघट ना उठाने देने पर अब लड़के की माँ को और भी ज्यादा शक होने लगा था और वो माला की एक ना सुनते हुए दुल्हन का घूंघट जैसे ही उठाती है, वो हैरान रह जाती है, क्योंकि दुल्हन के भेष में वहाँ कविता नहीं बल्कि दीपा थी, जिसे देखकर लड़के के माँ का गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। ये शादी नहीं हो सकती, ये तो मेरी बहू है ही नहीं। आपने किसको बिठा दिया मंडप पे? दीपा, तू यहाँ क्या कर रही है? और कविता कहाँ है? माला, कविता कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी बेटी को? कहाँ रखा उसे? पिताजी, मुझे शादी से बचा लीजिए। माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही हैं, बल्कि दीदी के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया है। अरे क्या कह रही है तू? कविता ने खुद ही शादी से मना कर दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। बहन जी, मैं माफी चाहूंगा। शादी तो होकर रहेगी, वो भी कविता से। माला के लाख ड्रामा करने के बाद भी दया अपनी बेटी कविता की शादी धूमधाम से और अच्छे से करवाकर उसे विदा करवा देता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी के इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। लेकिन अंत भला तो सब भला, जैसे दया चाहता था वैसा ही होता भी है। मनीषा अपनी बहुत ही सुंदर और महंगी साड़ी पहनकर विमला के बेटे की शादी में जाती है। विमला मनीषा की इतनी सुंदर साड़ी देखकर चौंक जाती है और कहती है, मेरे बेटे की शादी है और तू इतना तैयार होकर आई है। अरे कुछ तो शर्म कर लेती। सब लोग ये समझ रहे होंगे कि शादी मेरे बेटे की नहीं बल्कि तेरे बेटे की है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लोग गलत समझ रहे हैं तो लोगों की गलतफहमी तू दूर करना। सच में तू है तो बहुत चालाक। तुझे पता था ना कि मैं बहुत सुंदर दिखने वाली हूँ, इसलिए तू इतनी अच्छी साड़ी पहन कर आ गई ताकि लोग मुझे नहीं बल्कि तुझे देखें। अरे जब मैंने इतनी महंगी और बढ़िया साड़ी ली है तो पहनने में क्या बुराई है? अब ये तो तेरी गलती है ना कि तूने अपने बेटे की शादी में ऐसी सस्ती सी साड़ी पहनी है। तुझे देखकर तो मेरा खून ही जल रहा है। सच में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म तो तुझे आनी चाहिए कि अपने ही बेटे की शादी में दूर की तू बुआ लग रही है। मनीषा अपनी साड़ी पर बहुत ज्यादा इतराती थी, क्योंकि वो साड़ी बहुत ही महंगी और सुंदर थी और इसलिए वो कहीं भी किसी पार्टी में जाती तो वो साड़ी पहनकर ही जाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मनीषा अपने घर में बैठी होती है, तभी वहाँ विमला आती है और बोलती है, मनीषा कैसी है? आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है, जिसके मुंह से हमेशा ही मिर्च निकलती थी वो आज मेरी तारीफ कर रही है। ये तो मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। विमला, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार तो नहीं हुआ ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मैं इसलिए तेरी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि तू तो तारीफ के लायक ही है। सच में भगवान तेरी जैसी पड़ोसन सबको दे। तू हमेशा सबकी कितनी मदद करती है। हाँ, ये तो सच है, मैं हमेशा ही सबकी मदद करती हूँ। लेकिन विमला, मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे।
तू अब बातों को और मत घुमा और साफ साफ बता कि तू यहाँ किस लिए आई है, और बिना काम के तो तू आई नहीं है। अब तू मेरी तारीफ करना बंद कर और साफ साफ बता। वो मनीषा, मैं ये कह रही थी कि जो तेरी वो महंगी वाली सुंदर सी साड़ी है ना, वो तू मुझे दे दे एक दिन पहनने के लिए। मेरी बहन की बेटी की शादी है, उसमें ही पहनना है मुझे। अच्छा, वही मैं सोचूं कि तू यहाँ आई क्यों है और मेरी इतनी तारीफ भी क्यों कर रही है। मैंने जो भी तेरी तारीफ की है वो तो बिल्कुल मैंने अपने दिल से की है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तू मेरे लिए तो इतना कर ही सकती है ना, आखिर में तेरी सहेली जो हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी की सहेली नहीं हूँ, ये मत समझिए तू। और वो साड़ी इतनी महंगी है, मैं वो तुझे कभी नहीं दूंगी। थोड़ी देर की बात है, मैं जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। देख, मैं अपनी बहन की शादी में जाऊंगी तो एक तरह से तेरा ही तो फायदा होगा ना, सब लोग तेरी ही साड़ी की तारीफ करेंगे। तू भी सोच ना। फिर भी नहीं दूंगी तुझे। एक तो तू तरीके से पहनेगी नहीं मेरी साड़ी और फिर खराब कर देगी, और तेरे ऊपर इतनी महंगी साड़ी अच्छी भी कहाँ लगेगी। रहने दे तू। मुझे पहले ही पता था कि तेरा दिल बहुत छोटा है, तू एक साड़ी तक नहीं दे सकती। वो तो पता नहीं क्या सोचकर मैं यहाँ तुझसे तेरी साड़ी मांगने आई गई। जब तेरी बहू आएगी ना और वो तुझसे तेरी साड़ी हड़प लेगी, तब मजा आएगा। तब देखती हूँ मैं भी कि तू क्या करेगी। विमला को साड़ी नहीं मिलती, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनीषा अपने बेटे राहुल की मंदिर में छोटी सी शादी करवा देती है और अपने घर रिया नाम की बहू ले आती है। रिया घर आने के बाद अपना ससुराल अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी सास का कमरा साफ करने लगती है और तभी अलमारी भी साफ करने लगती है। रिया का हाथ मनीषा की वही सुंदर सी महंगी साड़ी पर पड़ता है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर साड़ी है। माँ जी ने जरूर मुझे देने के लिए रखी होगी, मेरे पास ऐसी साड़ी थी भी नहीं। अच्छा हुआ, एक काम करती हूँ, आज ये साड़ी मैं पहन लेती हूँ। रिया अपनी सास से बिना पूछे ही वो साड़ी पहन लेती है और घर में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी राहुल आता है तो उसकी नजर रिया पर ही रुक जाती है। हाय रिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मन कर रहा है कि बस तुम्हें देखता ही रहूं। हाँ तो मना कौन कर रहा है तुम्हें, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, जी भर के देख लो। सच में रिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम पे बहुत जच रही है। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मनीषा और विमला दोनों साथ में आ जाते हैं। विमला मनीषा की बहू को उस साड़ी में देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, जैसे तेरे लिए ही बनी हो। कितनी सुंदर लग रही है तू इस साड़ी में। मनीषा, तूने अपनी बहू को साड़ी दे ही दी। तेरे ऊपर तो कुछ खास लगती ही नहीं थी, लेकिन तेरी बहू, वाह क्या कहना। बहू, तूने किससे पूछकर ये साड़ी पहनी और मैंने कब तुझे ये साड़ी पहनने को दी? माँ जी, कितनी सुंदर साड़ी है। मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें मुझे ये साड़ी दिख गई। सच में मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी इस साड़ी पे से। फिर दिमाग में आया कि इतनी प्यारी साड़ी है, आपने तो मेरे लिए ही रखी होगी, तभी तो मैंने आपसे बिना पूछे ही पहन ली इसे। अच्छी लग रही हूँ ना माँ जी मैं? बहू, ये मेरी साड़ी है और ये साड़ी मैं कभी भी किसी को पहनने के लिए नहीं देती हूँ। तू अभी जा और निकाल कर वापस रख। बड़ी आई मेरी साड़ी पहनने वाली। अपनी सास के कहने पर रिया वो साड़ी रख देती है, लेकिन वो साड़ी रिया को इतनी अच्छी लगती है कि वो अब बहुत ही उदास हो जाती है। रिया को उदास देखकर राहुल कहता है, क्या हुआ रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बस एक साड़ी तो थी। बस एक ही साड़ी थी। अरे वो साड़ी कितनी प्यारी थी, मुझे भी वही साड़ी पहननी है। आज माँ जी से बात करो ना, बोलो ना माँ जी को कि रिया को वो साड़ी बहुत अच्छी लग गई है, इसलिए रिया को ही दे दे। रिया, मुझे लगा था कि माँ ने तुम्हें वो साड़ी दी है, तभी तुम उसे पहनकर घूम रही हो, वरना ये बात मुझे भी पहले से पता है कि माँ को वो बहुत पसंद है साड़ी, और वो साड़ी माँ किसी को देती ही नहीं। तुम मेरे लिए एक साड़ी नहीं मांग सकते माँ जी से? अरे माँ जी अब करेंगे भी क्या इतनी महंगी साड़ी पहन के? अब तो माँ जी पर सादे रंग ही अच्छे लगते हैं ना। नहीं रिया, मैं माँ से उस साड़ी के बारे में बात नहीं कर सकता, प्लीज तुम मेरी बात को समझो। राहुल रिया को साफ मना कर देता है, लेकिन रिया को अब भी वही साड़ी पहननी थी, इसलिए अब रिया को कहीं भी जाना होता वो चोरी छुपके अपनी सास की ही साड़ी चुरा लेती थी और पहन लेती थी। अब तक किसी को पता भी नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मनीषा और रिया दोनों को ही मोहल्ले की एक शादी में जाना होता है। रिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है
अब मैं क्या करूं? माँ जी से छुपकर तो अब मैं ये पहन नहीं सकती हूँ, लेकिन आज तो मोहल्ले की शादी है जिसमें माँ जी भी जा रही हैं और मुझे पक्का पता है माँ जी वही साड़ी पहन के जाने वाली हैं। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे माँ जी वो साड़ी पहनकर ना जाए। रिया तुरंत अपनी सास के कमरे में जाती है और वो साड़ी लेने लगती है, लेकिन मनीषा उसे देख लेती है। तुम मेरी साड़ी लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी आज प्लीज मुझे ये साड़ी पहनने दीजिए ना। वैसे भी मैं आज आपकी एक नहीं सुनने वाली, हमेशा आपकी बातें सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज नहीं, आज मुझे ये साड़ी पहननी है। तू पागल किसी और को बना। रोज जो मुझसे छुप छुप कर मेरी साड़ी लेकर जाती थी वो सब मुझे अच्छे से पता है। आज मोहल्ले में शादी है, इसीलिए वो साड़ी तो मैं ही पहनने वाली हूँ। नहीं, आज मुझे ही पहनना है। माँ जी आज के बाद नहीं बोलूंगी, प्लीज आज पहनने दो ना साड़ी। दोनों ही साड़ी को खींचने लग जाती हैं और इस खींचातानी में साड़ी फट जाती है। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और फटी हुई साड़ी को देखकर कहता है, लो, सास बहू की एक साड़ी थी ना जो, वो गई पानी में, छपाक छपाक। साड़ी फट जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों ही नहीं पहन पाती।